हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस 26 एंड 27 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। यूएन रिपोर्ट वार्न्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आईएसआईएस टेररिस्ट इन केरला एंड कर्नाटका। जो यूएन की रिपोर्ट है उसने वार्न किया है कि केरला और कर्नाटका में आईएसआईएस के कुछ टेररिस्ट हैं वो प्रेजेंट हैं। उन्होंने ये भी नोट किया है कि जो अलकायदा का जो टेरर ग्रुप है वो क्या कर रहा है, कुछ अटैक्स प्लान कर रहा है हमारे इस रीजन में, केरला और कर्नाटका के रीजन में। आईएस का ये जो इंडिया का जो ग्रुप है वो हिंद विलाया है, उसके अंदर 180 से 200 मेंबर्स हैं। ठीक है, आईएस जिसको हम पहले इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया भी बोलते थे, दैट इज आईएस बोलते हैं, या फिर उसे आईएल या दशेह भी बोलते हैं। ये सुन्नी का जिहाद ग्रुप है जो कि एक वायलेंट आइडियोलॉजी रखता है। इसने क्या कर रखा है, ऑलरेडी 2014 से ईस्टर्न सीरिया और नॉर्थन वेस्टर्न इराक में काफ़ी जो टेरिटरीज हैं सीज कर रखे हैं, लार्ज नंबर ऑफ टेरिटरीज क्या कर रखी हैं, सीज कर रखी हैं। 2019 में आईएसआईएस ने ये भी क्लेम कर दिया था कि हाँ हमने इंडिया में भी क्या है एक न्यू प्रोविंस एस्टेब्लिश किया है, उसी को इन्होंने हिंद विलाया नाम दिया है। ठीक है, और इसी में बताया जा रहा है कि इसमें 180 से 200 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इंडिया ने इस टेरर थ्रेट्स को टैकल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं। ठीक है, हमने क्या करा, एक ऑपरेशन विजन जो ड्राइव थी उसे हमने केरला में लॉन्च किया था। डी रेडिकलाइजेशन ड्राइव है, ठीक है, जिसमें हम लोगों का क्या है, जो उनकी माइंड की जैसे ऐसी आइडियोलॉजी है उससे हम क्या कर सकें, वॉश कर सकें। हमने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी जो सिक्योरिटी एजेंसी सेंटर और स्टेट की जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी है उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखा है। ठीक है, हमने ऑलरेडी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का प्रपोज किया हुआ है, जिससे क्या है जो हमारी इंटेलिजेंस है वो क्या हुआ है और बड़ी है। हमने ऑलरेडी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जो कि सेटअप की हुई है ताकि हम टेरर को कॉम्बाट कर सके इंडिया में। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी इंडिया ने लिए हुए हैं, और अभी जो यूएन की क्या रिपोर्ट थी वो हमने देख लिया। देखो आप ये देख सकते हो कि कंट्री में जैसे ये जो ऑरेंज पोर्शन बता रहा है, इसमें बता रहे हैं कि इन कंट्रीज़ में जो आईएस ने क्या कर रखा है, इनके लोकल ग्रुप्स हैं, जैसे अल्जीरिया में नाइजीरिया, कैमरून, छाद, ठीक है, यमन ने, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इसमें बताया है कि हाँ आईएसआईएस के ग्रुप्स क्या हैं इसमें प्रेजेंट है। जबकि जो ग्रीन में है कंट्रीज़, इस ग्रे में है, उसमें ये दिखाया कि जहाँ पे कंट्रीज़ हैं फ्रॉम वेयर लार्ज नंबर ऑफ आईएस सपोर्टर्स हैव बीन अरेस्टेड, जहाँ से ऑलरेडी जो आईएस सपोर्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिए। ठीक है, तो इसमें दो तरह की कंट्रीज़ दिखाई हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इंक्रीज ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स एंड नेस्टो सर्वे। अभी क्या है, इंडिया की हेल्थ का क्या स्टेटस है, इसका जो रिपोर्ट है उसका कंडक्ट किया गया था किसके द्वारा, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। अभी क्या हमने ये देखने में मिला है कि पिछले 20 सालों में, मतलब ओवर पास्ट 2 डिकेड्स, हमने देखा है जो वुमेन अपना चाइल्ड डिलीवर करा रही है हॉस्पिटल में उनका नंबर बढ़ा है। मतलब कि रूरल इंडिया में ये मेनली 73% इंक्रीज़ हुआ है, जबकि अर्बन इंडिया में 37% इंक्रीज़ हुआ है। ये भी देखा गया है कि 10 में से 9 वुमेन हैं वो अब जो चाइल्ड को डिलीवर करा रही हैं हॉस्पिटल में करा रही हैं, जिस वजह से वो बेटर हेल्थ केयर को क्या कर पा रही हैं, अवेल कर पा रही हैं। ये देखा गया है जो 28.1% वुमेन हैं वो अंडर सी सेक्शन सर्जरी में जाते हैं, मतलब कि उनकी डिलीवरी ऑपरेटेड होती है, जिस वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट है चाइल्ड बर्थ की वो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, पर्सनल प्रेफरेंसेस अब ये है कि सी सेक्शंस का हाई रेट क्यों हो रहा है। देखो सबसे पहली बात है, ओल्डर मदर है, जब मदर की एज ज़्यादा होती है, माना जाता है कि 30+ एज में अगर आज चाइल्ड डिलीवर होता है तो सी सेक्शन डिलीवरी ही होती है। पर्सनल प्रेफरेंसेस ये लोग पेन से बचने के लिए पर्सनल प्रेफरेंस कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल पर तो आपको पता ही होगा कि प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल तो पैसा बनाने की वजह से क्या करता है, सी सेक्शन डिलीवरी करता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ की वजह से, मतलब कि कहीं भी आपने किसी हॉस्पिटल में या किसी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी कराने की वजह से क्या है, हमारा जो मैटरनल रिस्क होता है, मतलब कि माँ की जो मृत्यु होने के चांस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, या फिर जो नियोनेटल डेथ, जो बिल्कुल अभी बच्चा पैदा हुआ है उसकी डेथ होने के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो जी 1971 में जो हमारा इंडिया का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था वो 129 था, और जबकि 2018 में ये घट के कितना हो गया, 32 रह गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है वो हम क्या देखते हैं कि 1000 लाइव बर्थ में से कितने बच्चे हैं जो मरे हैं। ठीक है, उसमें ये मैटर करते हैं। स्कीम हमने क्या प्रमोट की हुई है कि मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरीज हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल्स में कराएं। इनके लिए हमने अलग अलग स्कीम चलाई हुई है, जैसे जननी सुरक्षा योजना अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो हमने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करने के लिए चलाई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। रेमिटेंसेस टू इंडिया आर एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन बाय 25% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 ग्लोबल बैंकिंग रिपोर्ट। अभी जो ग्लोबल बैंकिंग रिपोर्ट है उसने ये एस्टिमेट लगाया जो रेमिटेंसेस क्या होते हैं गाइस, रेमिटेंस वो होता है जो इंडिया का सिटीज़न है लेकिन वो एब्रोड में अभी वर्क कर रहा है, वहाँ से जो वो पैसा अपनी होम कंट्री में भेजते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है कि 25% डिक्लाइन होएगा।
कोविड-19 की पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आया। बहुत जो इंडियंस हैं जो कि गल्फ़ रीजन में काम करते थे, उन्होंने अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं, लॉस कर दिए जॉब, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या रेमिटेंस का होएगा, कम होगा। रिपोर्ट के अनुसार ये देखा जा रहा है कि अब देखो यार, गल्फ़ कंट्रीज़ मेनली किसके लिए मशहूर हैं? अपने पेट्रोल, डीज़ल, इनके लिए मशहूर है। अब क्या बात है, आपने देखा है लॉकडाउन की वजह से या कोविड के चलते हुए ऑयल्स की डिमांड नहीं रही है, पेट्रोलियम की डिमांड नहीं रही, तो उनका क्या, ऑयल के प्राइसेस भी घटे हैं। तो ये देखा गया है कि 10% डिक्रीज़ अगर ऑयल प्राइस होते हैं, उससे क्या हो जाए, इंडिया में जो रेमिटेंस है वो 7% के होंगे, डिक्रीज़ होंगे। ठीक है। वीक इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ यूएस वुड एडवर्सली अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ये आपको भी पता है कि यूएस ने भी एक पॉलिसी स्टार्ट करी जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इंडियंस की, और जो इनकम है माइग्रेंट वर्कर्स की उनकी। रेमिटेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रेमिटेंस रेफर टू द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी ट्रांसफर दैट इज सेंट फ्रॉम द वर्कर्स रिजाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर टू द होम कंट्री। वो मनी जो इंडिया का जो रेजिडेंट है वो बाहर काम करता है और वहाँ से अब्रॉड से इंडिया में मनी भेज रहा है, कब से, 1 साल से ज़्यादा से। फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखा जाए तो इंडिया लार्जेस्ट रेसिपिएंट था रेमिटेंसेस का। इसकी रिपोर्ट भी आई थी कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं वर्ल्ड में। इसका रेमिटेंस जो आया था वो जीडीपी का अगर देखा जाए 2.7% कॉन्स्टिट्यूट करता था। मतलब कि इंडिया में 2000 मतलब कि पिछले साल कितना रेमिटेंस आया, 2.7% ऑफ जीडीपी, जिसमें जो गल्फ़ रीजन है उसमें से हमारे जो रेसिडेंसेस आते हैं ना वो मोर देन हाफ है इसमें से। ठीक है। अब इसमें रेमिटेंसेस का हमारे लिए, इंडिया के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंस है? पहली बात है, जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है वो स्टेबल रहता है। ठीक है। करंट अकाउंट में क्या गया, नेट इनकम होगी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स हो गई, या ट्रांसफर जैसे फॉरेन एड, रेमिटेंसेस, डोनेशन अमंग अदर। रेमिटेंस को हम मेनली कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? हम एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो चाइल्ड लेबर हो रही है उनको रिड्यूस कर सकते हैं, पावर्टी को एलिवेट कर सकते हैं, या फिर जो न्यूट्रिशनल आउटकम्स हैं इन्हें भी इम्प्रूव कर सकते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्वदेश इनिशिएटिव क्या करा है, इनिशिएट किया है, ताकि जो सिटीजन्स अभी जो बाहर की कंट्री से रिटर्न आए हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकें, स्किल मैप कर सकें और उन्हें द्वारा कर सकें एम्प्लॉयमेंट हम इंडिया में दे सकें। ठीक है। तो स्वदेश इनिशिएटिव यही है कि ये क्या करेगा, एक ब्रिज अ गैप बिटवीन जो ये मतलब कि वर्कर्स हैं और जो एम्प्लॉयड हैं, उन दोनों के बीच में क्या करेगा, गैप को ब्रिज करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 403 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शो कोस्ट ओवररन्स एंड 530 ओवररन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट। देखो, इस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट करी है कि टोटल इतने प्रोजेक्ट थे, 1686 प्रोजेक्ट्स में थे। जो 403 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो कोस्ट ओवररन मतलब कि ज़्यादा मतलब लग गया। लाइक अगर मैंने बजट आपको 100 करोड़ का दिया, लेकिन उस बजट क्या होगा, उसका क्रॉस हो गया, ज़्यादा लग गया। और टाइम ओवररन का मतलब है कि अगर मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट आपका 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए, वो 2 साल से क्या ज़्यादा टाइम में हो रहा है, तो ओवररन का मतलब ये है कि ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। तो कुछ जो 403 उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉस्ट में ज़्यादा लग रहे हैं, जबकि जो 530 प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम में ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसमें देखा गया है आउट ऑफ 1686 प्रोजेक्ट्स जो कि 150 करोड़ के थे या फिर उससे ज़्यादा की कीमत के थे, तो ओवरऑल जो कॉस्ट रन देखने को मिली है, जो ओरिजिनल जो उन्हें कॉस्ट एलोकेट हुई थी उससे 20% नियर अबाउट क्या हुए, ज़्यादा हो रहे हैं। जबकि जो एवरेज टाइम ओवर रन है वो 41.16 मंथ्स है। मतलब कि आप देख रहे हो, अगर जो आपको 5 साल का प्रोजेक्ट था, 5 साल का मतलब 60 महीने का प्रोजेक्ट था, अब उसमें क्या करेगा प्लस 40 मंथ्स और लगेंगे, मतलब कि अब उसमें 100 महीने लगेंगे नियर अबाउट। ठीक है। तो यही बात करिए कि इस तरह से टाइम ओवररन हुए। और कॉस्ट ये है कि अगर कोई आपको 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसमें 20% बढ़े, तो मतलब कि अब उसमें 120 करोड़ की खर्चा आएगा। तो यही बताया कि किस तरह से कॉस्ट ओवररन हुई है और टाइम ओवररन हुआ है। प्रेजेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के मॉनिटर करती है जिनकी कॉस्ट 150 करोड़ हो या उससे ज़्यादा हो। ठीक है। उनको क्या करती है, मॉनिटर करती है। अब ये इतना ओवररन होने का क्या रीज़न है? पहली बात तो यही है, जो लैंड एक्विजिशन है उसमें डिले होता है। ठीक है। जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंसेज हैं वो हमें जल्दी नहीं मिल पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कहीं ना कहीं कमी है और लिंकेज इन सब की कमी है, जिस वजह से क्या है, ओवररन हो रहा है। प्रोजेक्ट फाइनेंस इशूज लीडिंग टू द डिले इन फाइनलाइजिंग ऑफ द डिटेल्ड इंजीनियरिंग। ठीक है। फाइनेंशियल इशूज़, हमें मतलब कि टाइम पे फाइनेंस नहीं मिल पाता, उसकी वजह से भी क्या ये ओवररन हो रहा है। क्या हो रहा है, टेंडरिंग, ऑर्डरिंग और इक्विपमेंट सप्लाई भी टाइम पे नहीं हो रहा है। इसमें डिले होने की वजह से ऑटोमेटिकली आगे ओवररन हो रहा है। रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट्स का कोई भी रिपोर्ट नहीं है। और एंड में क्या है, लो एंड ऑर्डर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से क्या है, ये ओवररन हो रहा है। तो हमने देख लिया कि क्या रीज़न है ओवररन के। पहली बात तो यही है कि लैंड एक्विजिशन या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी क्लियरेंसेस है वो हमें नहीं मिल पा रहे, फाइनेंस हमें टाइम पे नहीं मिल पाता, और जो इक्विपमेंट की सप्लाईज है या जो ऑर्डर सप्लाईज है, टेंडर की जो सप्लाईज है वो डिले हो रही है। ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। तो ये कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से ओवर होना है। सजेशन क्या है कि हम किस
तरह से ये जो ओवररन की दिक्कत है उसे हम डील कर सकते हैं। इम्प्रूविंग प्रोसेसिंग एंड कैपेबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इन्वेस्ट करेंगे किसी, हमें पहले हर चीज़ प्री प्लान करनी चाहिए, साइट को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ठीक है। फिर हमें रिफॉर्मिंग प्रोक्योरमेंट, ठीक है, मतलब कि जो भी चीज़ है फाइनेंशियल चीज़ें हैं उन्हें पहले हम रिफॉर्म करना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट होते हैं उन्हें स्ट्रेंथन करना चाहिए, और प्लानिंग को क्या करना चाहिए, ज़्यादा अच्छी बनाना चाहिए, कोलैबोरेटिव प्लानिंग होनी चाहिए। हमें क्या करना है, जो पीपल की मैनेजमेंट की प्रोसेस है उन्हें स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। डीपनिंग स्टेक होल्डर मैनेजमेंट फॉर लैंड एक्विजिशन एंड रेगुलेटरी प्रोसेस, जब ये सब हो जाए, जैसे अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी कि हमने पढ़ा था कि जब तक 90% लैंड एक्विजिशन या क्लियरेंसेज, एनवायरमेंट क्लियरेंस हमें तब तक नहीं मिलती जब तक हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने यही बोला है कि हमें जो लैंड एक्विजिशन या जो भी अप्रूवल होते हैं इस मैनेजमेंट में हमने अपने आप को ज़्यादा इंडल्ज करना है, ठीक है। तो ये कुछ सजेशन दिए हैं। अब हमने इस डायरेक्शन में क्या स्टेप्स लिए गए थे, हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रिपेयर की थी, जिसका मकसद यही था कि हम अपने प्रोजेक्ट प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकें। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल हमने हर एक मिनिस्ट्री में रखा था। हमने अभी आपको पता होगा मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट था, उसको रिवाइज़ किया था ताकि हम बीओटी मॉडल को क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। अभी हमने लास्ट टाइम कुछ न्यूज़ में देखा था कि जो बीओटी मॉडल है उसमें क्या है, अब गिर रहा है, मतलब लोग इसे अडॉप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें लॉस पड़ रहा है। तो इसी के लिए हमने कुछ किया था, कुछ द्वारा मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट इसमें रिवाइज लाए थे, ठीक है। तो ये कुछ हमने देख लिया कि क्या सजेशन ले सकते हैं और क्या स्टेप्स इसमें लिए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो यार आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। स्टेट्स टू बी रैंक्ड ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। अभी क्या, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स है, जो कि कौन करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस इंडेक्स को बनाएगी। वो क्या करेगी, स्टेट्स की परफॉर्मेंस को मतलब कि रैंक करेगी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर, मतलब कौन सी स्टेट कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, कौन सी स्टेट कितनी बेकार परफॉर्म कर रही है, उनको क्या करेगी, एक तरह से रैंकिंग देगी। कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करेगा। वो कैसे करेगा, वो पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स प्रिपेयर करेगा। अब किस किस पैरामीटर्स पे ये प्रिपेयर करेगा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले देखा कि कौन स्टेट कितना अच्छे से एनुअल प्लान प्रिपेयर करती है। फिर वो किस तरह से जो स्टेट्स के शेयर में से जैसे लोकल बॉडीज़ को अपना ग्रांट देती है, किस तरह से फंड्स को टाइमली यूटिलाइज़ किया जाता है। एंड द सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये है, सपोज करो मैंने आपको पैसा दे दिया है, ठीक है, आपने कहा कि चलो ठीक है मुझे इधर 100 टॉयलेट्स बनवाने हैं, ठीक है, तो मैंने आपको पैसा दे दिया। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या है, आप मेरे को सबमिट कराओगे जब आप काम कर लो कि हाँ जो पैसा मैंने आपको सेंक्शन किया था वो आपने एक्चुअल में उसी के लिए यूटिलाइज़ किया, तो इसी को बोलते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कौन देगा, आप मुझे सबमिट करोगे, ठीक है। तो यही होता है, किस तरह मतलब कि जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का किस तरह से आप ऑप्टिमम इम्प्लीमेंटेशन करें और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का। देखो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक वेब प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि किस तरह से जो फंड्स हैं वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज पे जा रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल सही जा रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो ये एक वेब पोर्टल है जो ट्रैक करता है। तो यही देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ऑप्टिममी इस वेब पोर्टल को यूटिलाइज़ कर रही है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या है कि आप जो लोग किस सब्सिडीज़ का इन सब का फ़ायदा उठाते हैं तो उन लोगों के खातों में मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पहुंच रहा है, मतलब कैश पहुंच रहा है। सपोज़ करो गवर्नमेंट क्या है, जैसे 50 रुपये की चीज़ है उसको वो 2 रुपये में देती है, ठीक है, जैसे गेहूँ वेहूँ जो भी देख लो आप, ठीक है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में क्या करती है, वो बेनिफिशियरी को बोलती है कि आप जाओ बाज़ार से 50 रुपये की खरीद लो, बाकी जो 48 रुपीज़ है ना वो मैं आपको क्या करा दूंगा, बेनिफिट आपको मतलब कि खाते में भेज दूंगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये होता है कि बेनिफिशियरी के आप बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्या करते हो, पैसे जमा करवा दो, ठीक है। तो ये होता है। और जो क्या करेगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंटरनल एंड ऑडिट और सोशल ऑडिट करेगी, ठीक है। ऑडिट का मतलब होता है मॉनिटर करेंगे जो भी उनके अकाउंट्स को, ठीक है। अब इस इंडेक्स का क्या बेनिफिट होगा, पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और जो कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो भावना है उसे हम प्रमोट करेंगे। इसमें क्या होगा, जो फंड्स हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना फंड्स किस तरह ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि वो हर चीज़ को क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ले रही है, ठीक है। वो देख रही है कि वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाले पोर्टल को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं नहीं। और ये प्लेटफॉर्म जो वेब प्लेटफॉर्म है ये खुद ही मॉनिटर कर रहा है कि फ़ंड्स क्या है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज तक फ्लो हो रहे हैं नहीं। तो आप देख रहे हो कि हर केस में क्या है, फ़ंड्स को बहुत अच्छे से मॉनिटर किया जा रहा है। तो इस तरह से फ़ंड्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज़ किया जाएगा, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन होगी जो भी प्रोग्राम जो स्टेट गवर्नमेंट्स लेके आई हैं, ठीक है। वही फंड्स को हम इफेक्टिवली यूज़ करेंगे फॉर ऑल द डेवलपमेंटल वर्क जो भी विलेज लेवल पे चल रहे हैं। इरेगुलरिटीज़ को चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। अभी सिमिलर
सिमिलर लाइंस पे ही जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो भी डिसाइड कर रही है कि मैं भी एक ऑनलाइन ऑडिट को कंडक्ट करूँगी। 20% ऑफ ग्राम पंचायत, अभी तो 2.5 लाख हमारी ग्राम पंचायत है इंडिया में, उसमें से 20% ग्राम पंचायत में क्या करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एक ऑनलाइन ऑडिट कंडक्ट करेगी। ये कंडक्ट करेगी किसके थ्रू, एक ऑडिट लाइन है, ये एक एप्लीकेशन होगी, ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, मतलब कि जैसे ऐप्स है। ये किसके अंडर है, ये जो ऐप बनाई गई है अंडर ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंडर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा बनाया गया। इससे क्या होएगा, आप रिकॉर्ड का इजीली असेस कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अब चलते हैं छोटी छोटी न्यूज़ के टाइम। ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, अब ये क्या है, देखो ये एक तरह का ये है कि ये न्यू क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि अगर आपको जैसे जो स्मॉल बोरर्स हैं, मतलब कि जिनको छोटी रकम में उधारी चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो बस यही है कि ये एक तरह का न्यू क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये क्या करेगा, आपकी लैंडिंग को इजी बनाएगा, डेमोक्रेटाइज मतलब फ्री बनाएगा, और जो स्मॉल बोरर्स हैं वो इनेबल कर पाएगा कि आप इजीली जो फंड्स हैं वो यहाँ से ले सकते हो। ये एक तरह का कॉमन लैंग्वेज की तरह एक्ट करेगा। ये लैंडर्स और मार्केट प्लेस को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ताकि आप यूटिलाइज़ कर सको फंड्स को और इनोवेटिव और फाइनेंशियल क्रेडिट प्रोडक्ट्स को मतलब कि क्रिएट कर सको। ये जो ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क है, किसके द्वारा बनाया गया, एक टेक्नोलॉजी थिंक टैंक है आई स्पिरिट, उसके द्वारा ये बनाया गया। ठीक है, देखो सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाने का, बस यही है कि ये मेनली क्या है, आपको जो स्मॉल बोर्ड्स हैं उनको क्या पैसा प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और कुछ नहीं। उन्नत भारत अभियान क्या है, देखो ये ट्राइफेड के द्वारा है, ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड ने क्या किया है, पार्टनरशिप करी किसके साथ, आईआईटी दिल्ली के साथ अंडर द उन्नत भारत अभियान। इनका एम क्या है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं हम उनकी इनकम और उनकी लाइवलीहुड को क्या कर सके, बूस्ट कर सके। ये जो उन्नत भारत अभियान है ये एमएचआरडी का इनिशिएटिव, किसका, एमएचआरडी का इनिशिएटिव, आपको पता होना चाहिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस मिनिस्ट्री। ठीक है, एमएचआरडी का इनिशिएटिव है, तो क्या करेगी, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कनेक्ट करेगी विलेजेस के साथ, किसके साथ, जो विलेजेस के हैं, विलेजेस के कनेक्ट करेगी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, ताकि हम जो रूरल कम्युनिटी के जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन है उनको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सकें। ये क्या करेगी, ये एक साइकिल ऐसी क्रिएट करेगी जिससे सोसाइटी और इंक्लूसिव एकेडमिक सिस्टम, इंक्लूसिव मतलब कि ग्रास रूट लेवल तक जो एकेडमिक सिस्टम है वो पहुंच सके। कैसे पहुंच जाएगी, नॉलेज प्रोवाइड करके, या फिर जो एमर्जिंग प्रोफेशन है उनकी नॉलेज प्रोवाइड करके क्या करेगी, ये एकेडमिक सिस्टम को अंदर तक पहुंचाएगी। आईआईटी दिल्ली इसकी नेशनल कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूट है, किसकी, उन्नत भारत अभियान की। ठीक है गई, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें यही है कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी हमें इनकम जनरेशन और लाइवलीहुड को बूस्ट करना है। एमएचआरडी का इनिशिएटिव है, इसका यही है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को विलेज के साथ कनेक्ट करेगी, ताकि जो वहाँ के रूरल इन कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं हम उनको इकोनॉमिकली और सोशली क्या कर सकें, उन्हें अपग्रेड कर सकें। ठीक है, सिद्धि कम्युनिटी क्या है, देखो सिद्धि कम्युनिटी का वो पहला रिप्रेजेंटेटिव कर्नाटक के स्टेट लेजिस्लेचर में अभी इलेक्ट हुआ है। ये क्या, सिद्धि कम्युनिटी एक एथनिक ग्रुप है जो मेनली इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं। ये क्या है, अफ्रीकन्स के डिसेंडेंट्स हैं, जो कि मेनली नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के, जो इंडिया में लाए गए थे स्लेव्स या सोल्जर्स या सर्वेंट्स के रूप में। अभी इंडिया में कहाँ रह रहे हैं, मेनली गुजरात के कोस्ट, कर्नाटका, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश के कोस्ट में रह रहे हैं। करंटली जो सिद्धि कम्युनिटी की जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो 20,000 से 55,000 है। रिलीजन जो मेनली सिद्धीज़ के हैं वो प्राइमरी तो वैसे सूफी मुस्लिम्स हैं, लेकिन कुछ उसमें हिंदूज़ भी हैं और कुछ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस भी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। न्यूज़ बस इतनी थी कि कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेचर में सिद्धि कम्युनिटी के एक बंदे को क्या मिल गया है, मतलब कि वहाँ का एमएलए बन गया है। पथालगढ़ी मूवमेंट क्या है, देखो पथालगढ़ी मूवमेंट एक जो ये ट्राइबल्स हैं जो झारखंड में, वो क्या करते हैं, स्टोन के मोनोलिथ्स बनाते हैं विद एंग्रेविंग, ताकि वो आदिवासी के पीपल्स को क्या कर सके, एनलाइटन कर सके अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द अदर राइट। एनग्रेविंग यूजली हाईलाइट द स्पेशल ऑटोनॉमी ग्रांटेड द आदिवासी एरिया अंडर पेसा एक्ट 1996 में, जो पेसा एक्ट आया था उसके अंडर इन्हें क्या हुआ है, जो ये ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको क्या है, अपनी एक स्पेशल ऑटोनॉमी मिली हुई है। ठीक है, जो पथालगढ़ी देखो अभी क्या है, पथालगढ़ी एक एंशियंट ट्रेडिशन है, क्या है, एक एंशियंट ट्रेडिशन है किसकी, झारखंड के ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। इसमें क्या करते हैं आदिवासी क्या होते हैं, जैसे ये जो स्टोन्स है ना, ये मेनली क्या करते हैं, इरेक्ट करते हैं, जो ये मार्क करता है ये किसी बर्थ पे या किसी डेथ ऑफ पर्सन पे। जैसे आप क्रिश्चियन में देखा होगा, जो पर्सन की जब डेथ होती है तो मेनली क्या करती हैं, उनकी कब्र के ऊपर ये ऐसे बना देते हैं, तो ये स्टोन्स को क्या करना है, एंग्रेव करना। तो यही काम है जो पथालगढ़ी मूवमेंट में यही होता है, जो ट्राइबल्स है वो मेनली स्टोन मोनोलिथ्स बनाते हैं। ठीक है, और ये एंग्रेविंग क्या है, ये इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक अदर राइट भी है। ठीक है, तो यही बताया है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, पथालगढ़ी ये झारखंड के जो ट्राइब्स हैं उनका एक एंशियंट ट्रेडिशन है, जो किसी भी पर्सन के डेथ या बर्थ पे क्या करते हैं, ये यूजली क्या करते हैं, ऐसे स्टोन्स को इरेक्ट करते हैं। ठीक है, खाजान इकोसिस्टम क्या है, ये एस्चुरन एग्रीकल्चर सिस्टम है जो कि फ्लड प्लेन्स ऑफ गोवा में
प्रैक्टिस हो रहा है। ये इकोसिस्टम है वेटलैंड मैनग्रोव एरिया है जो कि प्रीडोमिनेंट कहाँ है, गोवा में है। इसमें क्या जो टाइडल इन्फ्लुएंस है वो क्या करती है, एम्बैंकमेंट या स्लूइस गेट बनाते हैं। स्लूइस गेट्स क्या होता है, स्लूइस गेट्स क्या होता है, ये एक तरह से ना जो वाटर है ना उसके फ्लो को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये बना देती है कि जैसे टाइड्स वगैरह का इन्फ्लुएंस इस पर ना हो, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्लूइस गेट्स या जो एम्बैंकमेंट्स हैं वो उनके वाटर के फ्लो को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ये देखो ऑफ कोर्स यार खाजा इकोसिस्टम्स हैं, तो ये मैंने वेटलैंड बताया, मैंग्रोव्स आया, तो ये किसमें राइस के लिए बहुत अच्छा होगा ये इकोसिस्टम, और फिशिंग के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये एग्रीकल्चर फील्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और विलेजेस को भी प्रोटेक्ट करें किससे, सैलिनिटी इनटू द मतलब सॉल्ट ना आ सके, इन्यूडेशन मतलब कि डेन्यूडेशन नहीं होगा, वेदरिंग नहीं होगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा, और फ्लड से भी क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा इकोसिस्टम का किस तरह से हमारी एग्रीकल्चर के लिए भी कितना बेनिफिशियल है, और किस तरह ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं उनको भी कितना अच्छे से प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, तो हमने इसका एक बेनिफिट देख लिए। ठीक है, लेटेंट वायरल इन्फेक्शन, देखो ये इन्फेक्शन है, देखो एक होता है एक्टिव वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, एक होता है, देखो लेटेंट का मतलब क्या होता है, कोई वायरस आपकी बॉडी में कितना टाइम तक रह रहा है, मतलब कि कितना टाइम तक वो आपकी बॉडी में रह सकता है, उसे बोलते हैं लेटेंसी। ठीक है, तो ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि इनएक्टिव होता है, डोरमेंट होता है, मतलब वैसे ही इनएक्टिव है। जो लेटेंट इन्फेक्शन है वो इवन की आपकी लाइफ टाइम भी आपकी बॉडी में रह सकता है। ठीक है, जब प्राइमरी इन्फेक्शन एक मिनट, it is an infection that is inactive or dormant. Latent infection lasts the life of the host and occur when the primary infection is not cleared by the adaptive immune response. देखो एक्टिव इन्फेक्शन से किस तरह मतलब कि अलग है। देखो जो एक्टिव इन्फेक्शन होता है, जैसे जो वायरस एक्टिव होता है वो ये करता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब कि आपकी बॉडी में रिप्रोड्यूस करता है। जैसे आज एक वायरस आया, वो क्या करेगा, कल को डबल बनाएगा, 2 बनाएगा, फिर 4 बनाएगा, 10 बनाएगा, ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, वो थाउजेंड से लैक्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या करता है, जब आपकी बॉडी में वायरस होता है तो वो रेप्लिकेट करता है। लेकिन जो लेटेंट वायरल होता है ना वो कभी रेप्लिकेट नहीं करता है, वो ना ही कोई उसमें सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स इन्होंने बताया लेटेंट वायरल इन्फेक्शन के, जैसे हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 टाइप 2, HIV भी इसमें ही है। ठीक है, या फिर साइटोमेगालोफ वायरस। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। रिसेंटली ये बताया जा रहा है जो सार्स को वायरस है उसकी लेटेंसी के बारे में देखा गया, क्योंकि अभी क्या है, कुछ जो पीपल हैं वो पहले तो कोरोना नेगेटिव, मतलब कि अब ठीक होने के बाद कोरोना नेगेटिव आ गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो दोबारा पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस वजह से जो ये लेटेंट वायरल इन्फेक्शन है ना, इसका कंसेप्ट अभी सामने आया है। वैल्यू क्या है भाई, ठीक है, जरा ये बढ़ते हैं वैल्यू। ये कंट्री का पहला कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। देखो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, जो भी कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी सिटीजन्स का डाटा है, मतलब क्लिनिकल या वैक्सीनेशन डाटा है, उसे क्या करेगा, जो भी फिजिकल फॉर्म में है उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म में। फिर इस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं किसी भी ट्रेसिंग ऐप, जैसे आरोग्य सेतु ऐप से क्या कर सकते हैं, हम इसको रिकवर कर सकते हैं। जो ये ऐप है या फिर ये जो प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा बनाया गया है, ये बेल्फ्रिक्स पेट, ये एक स्टार्टअप है, किसका, ब्लॉकचेन स्टार्टअप है ग्लोबली, और साथ में इसने किसका कोलैब किया है, योसिंस, ये भी स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड किसका, IIIT बेंगलोर का इनिशिएटिव है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया हो। कश्मीरी सैफरॉन गेट GI इंडिकेटर सर्टिफिकेट। अभी क्या जो केसर है, जो कश्मीर का केसर है, उसको क्या मिल गया है, GI टैग मिला है। ये वर्ल्ड का सिर्फ ऐसा सैफरॉन है जो कि 1600 मीटर के एल्टीट्यूड में क्या है, उगता है। ठीक है, इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसका लॉन्गर और थिकर स्टिग्मा है, इसका नेचुरल डीप रेड कलर है, और इसका हाई एरोमा है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आज की आपकी मैगजीन ख़त्म हो गई है। देखो अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो बाकी बाय बाय, टाटा।